48 लाख करोड़ का बजट, कहां से आता है सरकार के पास इतना पैसा? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, लेकिन किसी को भी इसका सही जवाब नहीं पता कि सरकार के पास पैसा आता कहां से है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमसे ही तो वसूलती है सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार के कमाने का जरिया सिर्फ आप ही नहीं है, तो फिर और कौन है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर किसी भी देश को अपना विकास करना है तो उसकी सबसे पहली जरूरत पैसा ही होगा। दोस्तों, आप ये जो नई नई सड़कों और मेट्रोस का मजा ले रहे हैं, जरा सोचिए कि इन्हें बनाने में कितना खर्च आता होगा। क्यों सोचेंगे, सब कुछ सरकार जो कर रही है, और सरकारी चीज तो आप लोगों को फ्री लगती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सरकार इतना पैसा कहाँ से ला रही है। और क्या सरकार सिर्फ सड़कें बनाने में ही पैसा खर्च कर देती है? नहीं भाई, आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ करती है, जैसे सब्सिडी, पेंशन, नई नई योजनाएं और डिफेंस सेक्टर। क्योंकि अगर हमारी फोर्सेस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी और अच्छे अच्छे वेपन्स होंगे तो दुश्मन देश भी हमसे थर थर कांपेंगे। लेकिन इन सब के लिए पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार करती है कैसे? ये जानने से पहले जानेंगे कि सरकार पैसा ला कहां से रही है। दोस्तों, बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार के रेवेन्यू कॉम्पोजिशन से खुलासा होता है कि सरकार की इनकम का सबसे बड़ा 28% हिस्सा दिए गए उधार और दूसरे कर्जों से आता है। इसके बाद 19% हिस्सा इनकम टैक्स और 18% हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से आता है। वहीं 17% हिस्सा कॉर्पोरेशन टैक्स, जबकि नॉन टैक्स रिसीट से 7% की इनकम सरकार को होती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम दोनों से सरकार को बजट का 9% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से कुल इनकम का 2% मिलता है। अब ये तो हमने जान लिया कितने कितने परसेंट कहां से आते हैं, लेकिन ये सब सरकार हमसे वसूलती कैसे है? चलिए अब ये जानते हैं। बोरोइंग एंड लोन्स, सरकार की कमाई का 28% हिस्सा, जो कि सबसे ज्यादा है, वो दिए गए उधार और लिए गए लोन से कमाती है, जिसमें सरकार विदेशों से, अमीर लोगों से या फिर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे उधार ले लेती है। जब कमाई कम और खर्च ज्यादा हो तो सरकार को उधार लेना ही पड़ता है, जो सरकार को अपने खर्चे पूरे करने में मदद करता है। आपको बता दें कि साल 2024 में सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया था। इनकम टैक्स, सरकार की 19% कमाई इसी से होती है, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले जानते हैं कि टैक्स कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में सरकारी खर्च पूरा करने के लिए टैक्स 2 तरीके से लिए जाते हैं। पहला, लोगों की आमदनी में से कुछ हिस्सा, जो कि डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जिसमें सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स है। टैक्स लगाने का दूसरा तरीका है सेवाओं और वस्तुओं के यूज पर टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आते हैं इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स यानी आयकर, हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स, जो हर साल हमें अपनी आमदनी में से एक निर्धारित हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी सैलरी पर लगेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनकम टैक्स आपकी सैलरी, प्रॉपर्टी और बिजनेस से होने वाली कमाई सभी पर लगाया जाता है। ये अलग अलग आमदनी वाले लोगों पर अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 7.5 लाख तक 12,000 प्लस 10% ज्यादा, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 37,500 प्लस 15% ज्यादा, 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक 75,000 प्लस 20% ज्यादा, 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 1,25,000 प्लस 25% अधिक, और 15 लाख से ऊपर 1,87,500 रुपए प्लस 30% ज्यादा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने 2024 में केवल इनकम टैक्स से ही लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरा, GST से सरकार की कमाई में 18% योगदान है। ये घरेलू स्तर पर उपभोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। इस टैक्स को फाइनल प्राइस में शामिल किया जाता है और बिक्री के समय कंज्यूमर्स द्वारा भुगतान किया जाता है और सेलर द्वारा सरकार को दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये टैक्स भी हमसे ही वसूला जाता है। GST को 1 जुलाई 2017 से इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लागू कर दिया गया है। GST के 4 टाइप्स होते हैं: CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सभी टाइप में 0% से लेकर 28% तक GST लगाया जाता है। दोस्तों, 2023 का GST कलेक्शन 20 लाख करोड़ से ज्यादा था। अब बात करते हैं सरकार की कमाई के 17% हिस्से, जो कि कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन के लिए हुए प्रॉफिट पर लगाया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी कंपनी की इनकम और प्रॉफिट पर लगाया जाता है, जो कि भारत में घरेलू कंपनियों के लिए 25% और विदेशी कंपनियों के लिए 35% है।
साल 2024 में सरकार ने इससे लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीट यानी कि गैर कर की, जो सरकार की कमाई का 7% हिस्सा है। चलिए जानते हैं क्या होता है नॉन टैक्स रिसीट। गैर कर राजस्व सरकार द्वारा करों के अलावा दूसरे सोर्सेज से होने वाली आवर्ती आय है। साफ साफ कहा जाए तो सरकार जो भी सेवाएं हमें देती है, जैसे पुलिस, डिफेंस, मेडिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवेज, ये सभी सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, जिससे सरकार की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सरकार की कमाई का 9% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम दोनों से आता है। दोस्तों, क्या होती है एक्साइज ड्यूटीज? ये वो चीज है जिसके कम होते ही सस्ता हो जाता है पेट्रोल और डीजल। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। सरकार ये टैक्स कुछ प्रोडक्ट्स की सेल, लाइसेंस और प्रोडक्शन पर लगाती है। ये टैक्स भी आम आदमियों से ही वसूला जाता है। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स की लागत पर एक्साइज ड्यूटी जोड़ता है, और जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीदता है तो लागत के साथ एक्साइज ड्यूटी का भी पेमेंट करना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल, टोबैको और फ्यूल्स जैसे प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम जीएसटी जैसा ही है, फिर इसमें और जीएसटी में क्या फर्क है? इन्हें अलग अलग क्यों बनाया गया है? दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के बीच टैक्स रेट, टैक्स बेस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवॉइस मैचिंग का अंतर है। एक्साइज ड्यूटी माल के प्रोडक्शन के समय और उत्पादों को हटाने के समय लगाया जाता है, जबकि जीएसटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। आपको बता दें कि 2024 में गवर्नमेंट ने केवल डायरेक्ट टैक्स से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, एक सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर सरकार नागरिकों से टैक्स क्यों वसूलती है? दरअसल कोई भी सरकार अपने एरिया में रहने वाले लोगों और संस्थानों को जो सर्विसेज अवेलेबल कराती है, उन पर उसे काफी रकम खर्च करना पड़ता है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी से लेकर सुरक्षा और प्रशासन पर आने वाले खर्चे भी शामिल होते हैं। किसानों और गरीब लोगों को दी जाने वाली फैसिलिटीज भी इसी में शामिल होती है। इस वीडियो में अब तक जो भी देखा है उसमें सारे टैक्स एक आम नागरिक से ही वसूले जा रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक को ना तो कोई पेंशन दी जाती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा सर्विस। तो फिर सरकार इतने सारे पैसों को खर्च कहाँ करती है? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में गवर्नमेंट की कुल कमाई 18,94,408 करोड़ थी, जिसमें से 14,43,435 करोड़ टैक्स रेवेन्यू, 4,27,020 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू और 23,953 करोड़ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, जबकि 27,41,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए। अब वो कहाँ खर्च किए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सरकार 21% हिस्सा राज्यों को उनके टैक्स और ड्यूटीज में हिस्सेदारी के लिए दे देती है। फिर 19% रेवेन्यू उधार लिए गए रुपयों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सरकार का पैसा सबसे ज्यादा इसी पर खर्च होता है। फिर आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जिसमें 16% हिस्सा खर्च होता है। ये वो स्कीम्स होती हैं जो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही होती है, यानी कि इन स्कीम्स में जो भी पैसा दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए घर प्रोवाइड किए गए हैं। जल जीवन मिशन, ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस स्कीम में किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। ये सारी स्कीम्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, जिसमें डिफेंस और सब्सिडी शामिल नहीं है। डिफेंस पर अलग से 8% और सब्सिडीज पर 6% खर्च किया जाता है। फिर 8% जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर खर्च करते हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसमें पूरे देश के प्राइमरी और माइनर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क दिया जाता है। 9% हिस्सा फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स पर खर्च किया जाता है। बाकी 4% पेंशन पर और बचा हुआ 9% ऐसा दूसरे खर्चों पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ सरकार अपना सारा पैसा खर्च कर देती है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।